नमस्ते बच्चों। आज BA-LLB प्रथम सेमेस्टर की प्रथम क्लास है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, आज जो भी ये BA-LLB 5 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें से BA और LLB दोनों साथ ही चलते हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी BA-LLB में जो समाज शास्त्र है उसके अंतर्गत हम लोग जो ये तृतीय प्रश्न पत्र है समाज शास्त्र का, जो बच्चे 12th पास होकर के आते हैं और BA-LLB में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनमें BA के साथ साथ LLB की भी डिग्री मिलती है, जिसमें समाज शास्त्र विषय को भी सम्मिलित किया गया है। जो भी आर्ट के विषय हैं, समाज शास्त्र है, इसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इंग्लिश, ठीक है। तो इन विषयों को सम्मिलित किया गया, पॉलिटिकल साइंस, इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो समाज शास्त्र के जो सिलेबस के अंतर्गत आता है, इसमें आता है BA-LLB में समाज शास्त्र भी। तो आज बच्चों हम लोग पहले समाज शास्त्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि समाज शास्त्र क्या है, ये कैसे बना है, किन शब्दों से मिला बन के बना है, इसके उद्भव के कारण क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रथम दिवस की क्लास है आपकी, वो कहीं न कहीं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सामान्य समाज शास्त्र का परिचय, ठीक है। और ये पहली क्लास है समाज शास्त्र का परिचय। देखिए, समाज शास्त्र जो विषय है, पहले इस विषय के बारे में जान लो कि ये विषय बहुत ज्यादा पुराना विषय नहीं है, करीब 180 साल पुराना विषय है, ठीक है। इसके पहले इसका जन्म नहीं हुआ था। 180 साल हुए हैं इस विषय को आए हुए, और इस विषय बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है और बहुत ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, UPSC के एग्जाम में, UPPSC के एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे जो भी एग्जाम होते हैं इनमें ये बहुत ही अध्ययन के रूप में बहुत बच्चे इसको अपने विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, और बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, बहुत सारी नौकरियों के लिए भी अच्छा है। तो इसको क्योंकि समाज के बारे में इसमें सामान्य जानकारियां होती हैं, तो हम समाज में पहले से ही रहते हैं, तो हमें पता होता है कि समाज क्या है, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, राजनीतिक संगठन क्या है, धार्मिक संगठन क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये पता चलता है कि कुछ हमें जानकारी इसके बारे में है, तो बड़ा समझने में इसको अच्छा रहता है कि ये विषय जो है हम कहीं न कहीं अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसको बस इसको पढ़ना बहुत ध्यान से है, क्योंकि बिल्कुल जैसा आप व्यवहारिक सब्जेक्ट है आप जो देख रहे हैं, लेकिन सिद्धांत कुछ भिन्न है इसके, लेकिन हाँ बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपका नजरिया जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखने का हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ कि ये वाकई में सब्जेक्ट अच्छा है। अगर आपने नजरिया अपना वही रखा तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप अपना अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच नहीं रखेंगे, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं रखेंगे किसी भी समाज की समस्या में या किसी भी समाज के मुद्दे पर, जब आप अपनी सोच समाजशास्त्रीय रखेंगे तभी आपको ये पढ़ने में आनंददायी रहेगा, तभी अच्छा लगेगा। तो देखिए, समाज शास्त्र का देखिए कहाँ से जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ। देखिए, इसके जन्म मैंने बताया कि ये करीब 180 साल पुराना है विषय है। इसके जन्म के जो कारण रहे, 3 कारण रहे। पहला, वाणिज्यिक क्रांति, और इसको कहते हैं वैज्ञानिक क्रांति। ठीक है, ये क्रांति करीब 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के आसपास चली। दूसरा, औद्योगिक क्रांति, ये 1760 ईस्वी के आसपास। और तीसरी क्रांति फ्रांस की क्रांति।
ये 1789 ईस्वी। अब ये सारी क्रांतियां देखिए, समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप महाद्वीप में हुआ। यूरोप महाद्वीप के फ्रांस जो देश है, फ्रांस में, क्योंकि यहीं पे ये सारी क्रांतियां हुई यूरोपीय महाद्वीप में। और जो समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्ट कॉम्ट का नाम लिया जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उनका जन्म भी फ्रांस में हुआ था 1798 ईस्वी में। कॉम्ट का जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति थी। पहले का जो समाज था वो परंपरागत समाज था। यूरोप में सामंतवादी प्रथा चालू थी, सामंतवादी समाज था। सामंत और कृषक, जो सामंत भूमि के मालिक होते थे और जो कृषक उन पे काम करते थे। ठीक है। तो समाज के कोई नियम कानून नहीं थे, समाज का कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं था, विज्ञान नहीं था। लोगों का शोषण बहुत था, जनता का शोषण बहुत था। जो व्यक्ति पूंजीपति या जो समृद्ध था वो पैसे वाले थे, कुछ ही लोग थे समृद्ध, बाकी सारी प्रजा जो है शोषणकारी थी, गरीब प्रजा थी। वैज्ञानिक क्रांति नहीं थी, लोगों के अंदर सोच नहीं थी, ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। ठीक, लोग अपने हिसाब से शासन प्रशासन को चला रहे थे। तो वाणिज्यिक क्रांति 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के आज जो वैज्ञानिक क्रांति आई, वैज्ञानिक क्रांति का मतलब ये हुआ कि यूरोपीय महाद्वीप में नए नए आविष्कार हुए। नए नए आविष्कार होने से नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, नए नए कारखाना प्रणाली स्थापित हुई, लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों फैक्ट्रियां डाली, लोगों ने काम करने के कई संगठन बनाए, संस्थाएं बनाई। ठीक है। तो ये क्रांतियां आने से हुआ ये कि कारखाना प्रणाली आ गई। यूरोपीय महाद्वीप में लोग बहुत कारखाने स्थापित कर दिए, बहुत सारे संगठन संस्थाएं बना दी। तो जो भी जनता थी वो कहीं न कहीं एकत्र होने लगी। अब किसी कारखाने में काम करने के लिए हमको सारे मजदूरों को एक पास रखना पड़ेगा। एक ही फैक्ट्री में अगर काम करेंगे तो कहीं न कहीं उतने सारे मजदूर एक दूसरे को जानते होंगे, मिलेंगे। ठीक है। तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो उसके अंदर तार्किक सोच, वैज्ञानिक विचारधारा आने लगी। आविष्कार हुए तो लोगों के दिमाग में गया कि आविष्कार कैसे हुए, ये अगर ऐसे हो सकता है। तो कहीं न कहीं लोगों का जो धर्म का प्रभाव उस समय का था, क्योंकि उस समय धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था, पादरी पोप का शासन हुआ करता था। ठीक है। तो लोग धर्म के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। जो भी उनके साथ होता था उसका सारा श्रेय वो ईश्वर को देते थे कि जो भी हो रहा है वो कहीं न कहीं ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव था कि व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो वो अपने शोषण के प्रति किसी भी प्रकार से जागरूक नहीं था, और वो कभी ये सोचता ही नहीं था कि हमारा ये शोषण कभी समाप्त होगा। वो ये सोचता था कि ईश्वर ने ऐसा यही हमारे लिए निर्मित किया है, ये हमारी किस्मत में, ये हमारे में है, तभी हम ये काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास ये काम ना हो। कहने मतलब धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। जब वैज्ञानिक क्रांति आ गई तो उन्होंने कहीं न कहीं नई तकनीकी, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगे लोग। ठीक है। तो उनमें जागरूकता, सोच की विचारधारा कहीं न कहीं बदलने लगी। फिर इसके बाद 1760 ईस्वी के आसपास यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति ने पूरे यूरोप महाद्वीप को हिला के रख दिया, वहां की जनता को हिला के रख दिया, वहां के जो पब्लिक थी उसको हिला के रख दिया। औद्योगिक क्रांति ने पूरे यूरोपीय महाद्वीप में, यूरोप में जितने भी देश थे उन सब देशों में, प्रत्येक देशों में जो उद्योग की क्रांति आ गई। हर देश में कारखाना प्रणाली, लोग काम करने लगे, उनमें जागरूकता आने लगी। ठीक है। जब लोगों के पास काम करने लगे, उनके पास पैसा आने लगा तो उनका दिमाग भी काम करने लगा। लोग कहीं न कहीं धर्म को छोड़ के विज्ञान की तरफ भगने लगे, उनमें तार्किकता आने लगी, वैज्ञानिक अप्रोच डेवलप होने लगा। वो किसी भी घटना के बारे में कारण ढूंढने का प्रयास करने लगे, ना कि कोई धर्म का प्रभाव देखने लगे। जब उनमें जागरूकता आ गई, इतना ज्यादा लोग कारखानों में कार्य करके एकत्र होने लगे, अपने शोषण के प्रति जागरूक होने लगे। कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन, संगठन, हड़ताल, बंदी, इस टाइप के चीजें करने लगे। लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमारे अंदर चेतना, जागरूकता आ गई है, हम अब शोषण नहीं सहेंगे,
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। जो भी हमारे नियम कानून है फैक्ट्री में कार्य करने के, हम उसी आधार पे काम करेंगे। 8 घंटे के नियम है तो 8 घंटे काम करेंगे और 8 घंटे का पैसा लेंगे। हमारे लंच की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें 8 घंटों के बीच में हमें थोड़ा आराम करने की व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के साधन उपलब्ध होने चाहिए। हमारी जो भी पगार है, तनख्वाह है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए। कुल मिला के जब कारखाना प्रणाली में लोग काम करने लगे तो उनमें जागरूकता और चेतना आ गई। आपस में लोग मिलने जुलने लगे, बैठने लगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे, ठीक है, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देने लगे। कहने का मतलब ये है कि उनमें संगठन की भावना आ गई, जुड़ने की भावना आ गई और किसी भी शोषण के प्रति उसका प्रतिकार करने की क्षमता उनके अंदर आ गई कि अगर मालिक हमसे इस प्रकार से बात कहेगा या हमारा शोषण करेगा तो हम ये अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो औद्योगिक क्रांति ने पूरे यूरोप महाद्वीप में पूरी तरीके से क्रांति ला दी और लोगों में जागरूकता फैला दी। और ये सब कारण कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में बैठ रहे थे कि ये उनके दिमाग में सब बातें आने लगी कि समाज के लिए कोई भी ऐसा नियम, ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान कुछ तो होना चाहिए जिसमें समाज के लोगों के जो भी लोग हैं इनके बारे में लिखा हो, किसके बारे में इनके कैसे समाज चलाना है, कैसे क्या नियम है। इसके बाद फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्रता की बात करने लगे, हमारी क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, क्या हमारी समानताएं हैं, हमको इस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें पानी पीने की स्वतंत्रता, हमें खुली हवा लेने की स्वतंत्रता, हमें संगठन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं जाने की स्वतंत्रता, कहीं आने की स्वतंत्रता, क्या पहनने की स्वतंत्रता, क्या खाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब जो भी स्वतंत्रता थी वो हमें मिलनी चाहिए। तो स्वतंत्रता और समानता, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सबके प्रति समान, सबको समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन, इस प्रकार से लोगों के स्वतंत्रता, समानता और भाई बंधुत्व, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, बैठना, बातचीत करना, इसने फ्रांस की क्रांति ने पूरी तरीके से समाज की जो व्यवस्था थी उसको ही बदल दिया। और अब यूरोपीय महाद्वीप में बिल्कुल उथल पुथल मच गया। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति ने लोगों को कारखाना प्रणाली से इतना ज्यादा चेतना ला दी, लोग पैसा कमाने लगे और विद्रोह करने लगे और इसने स्वतंत्रता, समानता पर बल देकर के पूरी यूरोप महाद्वीप में उथल पुथल मच गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि यूरोप महाद्वीप में जब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसी समय 1760 ईस्वी के आसपास कॉम्ट के गुरु थे सेंट साइमन। 1760 ईस्वी के आसपास, 1760 ईस्वी से 1825 का इनका कार्यकाल है। 1825 सेंट साइमन ये कॉम्ट के गुरु थे। सेंट साइमन, इन्होंने समाज के बारे में सोचा और इन्होंने समाजशास्त्र पे कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले सोशल फिजिक्स नामक पुस्तक लिखी। सोशल फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक भौतिकी। और इनके साथ भी इनके शिष्य जो अगस्त कॉम्ट थे, 1798 में इनका जन्म हो गया था। कॉम्ट ने और दोनों लोगों ने मिलकर सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी पुस्तक की रचना की। ठीक है, और इस पुस्तक में उस समय जो वर्तमान स्थिति यूरोप महाद्वीप की थी, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो समाज की वर्तमान स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने लिखा। कुछ समाज के नियम कानून के बारे में ऐसा बनाया कि हाँ, इस प्रकार से समाज को संचालित किया जा सकता है, ये समाज के नियम है। ठीक है, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच में लिखी थी, उसमें बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा। अब कुछ घटना ये हो गई कि सेंट साइमन और कॉम्ट दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिख दिया, लेकिन ये पुस्तक पब्लिश नहीं हो पाई थी। पब्लिश होने से पहले ये जो नाम था किसी और ने इनका चुरा लिया। ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, एडोल्फ क्वेटलेट, जो भूगोल वेत्ता थे।
उन्होंने अपने नाम से इसको पब्लिश करा दिया, ठीक है। तो उनके नाम से पब्लिश हो गई, तो फिर ये बात यहाँ से खत्म हो गई। और फिर सेंट साइमन और कॉम्पटन में कुछ विवाद हो गया, दोनों लोग अलग अलग करीब ये 1820 के आसपास पुस्तक लिखी, 1820 में, और 22 में कॉम्ट और सेंट साइमन का विवाद हो गया। दोनों लोग अपना अलग अलग कार्य करने लगे, गुरु अपना अलग कार्य और शिष्य अपना अलग कार्य करने लगे, ठीक है। फिर कॉम्ट भी अपना कार्य करते रहे और सेंट साइमन भी काम करते रहे। तो फिर कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में इसका नाम समाजशास्त्र रखा। जो सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी जो है, इसका 1838 ईस्वी में कॉम्ट ने इसका नाम समाजशास्त्र रखा। इसलिए कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि जो समाजशास्त्र के जो सामान्य कैसे इसका उद्भव हुआ, इन क्रांतियों के फलस्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, और किस प्रकार से इसका नाम पहले सेंट साइमन ने दिया सामाजिक भौतिकी, और इसके बाद फिर जो है कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में इसका नाम समाजशास्त्र रखा। इसलिए अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे, समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ, कहाँ समाजशास्त्र पहले पढ़ाया गया, किस प्रकार से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।